So last lecture when we talked about the Kirkpatrick model, that you can measure the training effectiveness at four different levels: reaction, learning, behavior, and results. At the first level, the question is, did they like the training? At second level, did they learn something? The third level is, do they use the training, what they have learned? And the last is, did the organizational results change? And इस पे हमने फिर कहा कि हमारे पास ये time versus effectiveness and difficulty का measure है. Reaction is measured immediately after the training, after a very short time. इतने टाइम के बाद आप measure कर सकते हो और कर लेते हो. But the effectiveness is very low and easy to measure. इतना difficult नहीं है, less difficult to measure. Now the second thing that you can learn is that you can measure in training is एक्चुअली क्या उनको फायदा भी हुआ है या नहीं. आपके जो लोग हैं उनको को फायदा भी हुआ है, लर्निंग हुई है या नहीं हुई. Which means कि अगर तो उन्होंने कुछ चीज सीख ली है उस ट्रेनिंग से तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लर्निंग ही नहीं हुई तो फिर फायदा नहीं है. तो लर्निंग आपको कब पता चल सकती है? नॉट इमीडिएटली आफ्टर ट्रेनिंग, but after some time, because when they are going to come back and then they are going to tell you कि उनकी लर्निंग हुई है या नहीं हुई. But it is more difficult to be measured than reaction. Reaction नहीं थी, इसकी डिफिकल्टी टू मेजर जो है वो इतनी है, इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्शन. बट काफी टाइम बाद आपको ये चीज पता चल सकती है. अगेन बिहेवियर टाइम के कुछ अरसे के बाद आपको जाके आइडिया होगा कि क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं हुआ. एक्चुअली ये लर्निंग जो है वो कॉम्पिटेंस में या एक्शन में आई है कि नहीं आई. अगेन टाइम बहुत बाद पता चलेगा, ये एकदम नहीं मेजर हो सकता, लर्निंग के बाद ही मेजर होगा. डिफिकल्टी इन मेजरिंग इज हाई एंड इफेक्टिवनेस इज आल्सो वेरी हाई. इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग किसी काम की थी या नहीं थी. एंड देन द लास्ट वन इज द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स एक्चुअली वो हैं जब आपको इस ट्रेनिंग पे ROI आना शुरू हो जाए. ROI आना शुरू हो जाए और ये बहुत टाइम के बाद जाके पता चलती है. It is very difficult to be measured, but it is also very effective if you get the results. ROI is return on investment. जो आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी ट्रेनिंग पे, क्या उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं? दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? And how do you measure them? Questionnaire, test, observation and performance evaluation, and performance indicators. So with these tools, you can measure the different stages of Kirkpatrick model. Okay. Then there is this mechanism which is going from learning to transfer in behavior. Learning transfer, उसको कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट कर रही होती हैं? तीन मेजर कैटेगरीज हैं जो आपकी लर्निंग ट्रांसफर में हेल्प कर रही होती हैं या उसको हिंडर कर रही होती हैं. फर्स्ट is the participants themselves. Training itself and the work environment. So
पार्टिसिपेंट में क्या क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं? पार्टिसिपेंट्स में कौन सी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि उनको ये चीज लर्निंग उनकी ज्यादा हो सकती है और लर्निंग से ट्रांसफर बेहतर हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज एक्चुअली ये है, कॉग्निशन होती है आपका नॉलेज बेस, कि कितना नॉलेज आपके पास है। ऑब्वियसली आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना आप बेहतर तरीके से चीजें मजीद समझ भी सकोगे। जितना कम नॉलेज होगा उतना आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम होगी। ये ऐसे ही है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है एज अ लैंग्वेज, तो आप रीडिंग से ज्यादा फायदा उठाएंगे एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसको समझ चीजों की कम आती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज, आपका नॉलेज रिलेटेड टू दैट ट्रेनिंग और अदरवाइज कितना है। देन लर्निंग मोटिवेशन कितनी है। ये यूजुअली डिपेंड करती है कि आपने क्या उस ट्रेनिंग को आके अपनी जॉब में यूज करना है या नहीं करना, और क्या जब यूज करेंगे तो आपको उसका कोई रिवॉर्ड, कोई इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है और उसको इफेक्टिव टीचिंग मेथड की ट्रेनिंग कराई जाती है तो शायद उसकी लर्निंग मोटिवेशन ज्यादा होगी, बिकॉज वो उसकी काम की चीज है। लेकिन अगर टीचर को रनिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है तो शायद इतना इंटेंसली वो ना उसको सीरियस ना ले, तो लर्निंग मोटिवेशन जो है वो नहीं होगी। एंड देन मिलती जुलती चीज, रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस पे हमने काफी आज ही शायद हमारा ये टॉपिक शुरू हो जाए आगे जाके डेवलपमेंट में। रेडीनेस इज सिंपली हाउ मेनी पीपल आर right now looking at the slide and listening to me very carefully. That can show readiness. Okay. I know people who are not raising hands are also listening, but just to make you understand कि आपकी रेडीनेस कितनी है उस चीज को सीखने की और उस ट्रेनिंग से कुछ फायदा उठाने की। मसलन एक सिंपल डिफरेंस बताता हूं, लिसनिंग एंड हियरिंग। इफ यू आर लिसनिंग टू समथिंग तो आपकी रेडीनेस ऑब्वियसली कम है। लिसनिंग का मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, इफ यू आर हियरिंग समथिंग तो आपकी रेडीनेस जो है वो कम है। हियरिंग मींस कभी हो सकता है मुझे बाहर गाड़ी की, किसी के बोलने की कुछ आवाज आ रही हो, कोई भी आवाज कान में आना मींस हियरिंग। लिसनिंग मींस कि वो कान से दिमाग में जाती है और दिमाग में प्रोसेस होके आपके दिमाग को फैसिलिटेट करती है या उसमें स्टोर करती है या डिलीट करती है या कुछ इंफॉर्मेशन को सीधा करती है। दैट इज लिसनिंग। सो इफ यू आर लिसनिंग, आपकी रेडीनेस टू लर्न ज्यादा है। बट इफ यू आर जस्ट हियरिंग मी, आपकी रेडीनेस जो है वो कम है। हाउ अलर्ट यू आर टू लर्न न्यू और डिफरेंट थिंग्स, तो उस पर डिपेंड करेगा। 3 चीजें तो पार्टिसिपेंट के हिसाब से डिपेंड करती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था, ट्रेनिंग टूरिस्ट, रेडी ट्रेनर्स। तो ऑब्वियसली रेडी ट्रेनर्स की रेडीनेस ज्यादा होगी और ट्रेनिंग टूरिस्ट जो हैं इनकी रेडीनेस कम होगी, बिकॉज ये इंटेंशनली उस चीज के लिए नहीं गए। Then the second major portion is the training itself. आप जितने मर्जी अच्छे लर्नर्स हैं, अगर आपको ट्रेनर या टीचर ही नहीं सिखाना चाह रहा या कुछ ना, तो अच्छे से अच्छा लर्नर भी लर्निंग नहीं कर सकता, लर्निंग की ट्रांसफर उसकी नहीं हो सकती। सो ट्रेनिंग में क्या आता है? ट्रेनिंग क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनर खुद कैसा है, मीडिया क्या यूज हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या है उसका,
ट्रेनिंग का पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मेथड्स कौन से यूज हो रहे हैं, मटेरियल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, एंड इन्वायरमेंट ऑब्वियसली इस पार्ट में आ जाएगी, बट इन्वायरमेंट को डिजाइन कैसे किया हुआ है। इन्वायरमेंट का यहाँ मतलब ये है कि उसने क्लास का इन्वायरमेंट कैसे रखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ कि वो कोई फनी मेथड है उसका, या वो साथ रिलैक्स भी कर रहा है लोगों को, या उसने बिल्कुल इंटेंस रखा हुआ है। एंड देन रेलेवेंस टू द कंटेंट, दो इसमें मेजर चीजें हैं, ट्रेनिंग क्वालिटी विच इज ऑल दीज थिंग्स, एंड देन रेलेवेंट कंटेंट, जो आप पढ़ने आए हैं कि आपको वही पढ़ाया जा रहा है या नहीं। तो ये दो चीजें जो हैं ये ट्रेनिंग में मैटर करेंगे। ऑब्वियसली अगर ट्रेनिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली ज्यादा ट्रांसफर होगा, ज्यादा लर्निंग होगी। रेलेवेंस टू कंटेंट होगी तो ज्यादा लर्निंग ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड एलिमेंट, देन विल टेक सम क्वेश्चंस if you'll have some questions. The work environment, वर्क एनवायरनमेंट जब एक्चुअली जब आप ट्रेनिंग करके वापस आते हैं, that is also required in order to learn and get the transfer of learning. For example, support by colleagues and the manager. वापस आप आते हैं तो मैनेजर कहता है हाँ तुम 4 दिन जाया कराए हो, बस अब बैठ के काम करो। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं वाकई 4 दिन जाया करके आया हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी चीजें सीख के आया था। तो द फील यू गेट इज कि यहाँ ट्रेनिंग को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कोलीग्स हो सकता है कि आपसे पूछें कि क्या नई चीज सीख के आए हो, हमें भी सिखाओ, तो आप कहेंगे तो इसका मतलब है कि मैं जो चीज सीख के आया हूँ कुछ बेहतर है। या वो कहेंगे कि यार तुम तो आराम से ट्रेनिंग के चक्कर में 2 दिन 3 दिन ऑफ कर आए हो, तो हमें यहाँ काम करना पड़ा है। और अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई, क्या आपने उस स्किल को वापस आके अप्लाई किया या करना है या कुछ है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। एंड द फीडबैक दैट यू गेट if you apply these things, or the feedback that managers are getting from you once you return. So participants की अपनी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ट्रेनिंग की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा था, एंड वापसी पे वर्क एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। ऑल थ्री शुड बी फेवरिंग लर्निंग, अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा, ट्रेनिंग का खास फायदा नहीं होगा। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें। ओके, सो हमने ट्रेनिंग टूरिस्ट एंड ये हमने पढ़ लिया था। कुछ लोग रेडीनेस के साथ जाते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ डेज ऑफ लेने के लिए ट्रेनिंग करने जाते हैं। आई थिंक वी डिडंट टॉक अबाउट दिस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। यस सर, इसके बारे में नहीं पढ़ा। इसके बारे में नहीं पढ़ा। ये वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए भी बड़ी ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग का पहले जरा डिफरेंस नोट कर लें। आप में से लेट्स सपोज पीपल who can speak Punjabi, people who can speak Pashto, people who can speak Saraiki or Hindko or whatever language. How many of you went to some college, university or a school to learn Punjabi, Pashto or Hindko or whatever is your native language? Anyone? बोल के बता दें, because I cannot see your list. I have slides open with me. No one, sir. I think no one. No one. But you're very fluent in it. You can understand it. You can make the other person understand. And when you're listening to conversation or a song or a movie or something, you are kind of expert. But when did you learn it? If somebody will ask you, when did you learn Punjabi or Pashto, you are going to have no answer. Throughout your life, you've been learning it.
and you have the knowledge, you have the competence in speaking these languages, but where did you learn it? So the answer is nowhere. That is your informal learning. Informal. The same way, I don't think many schools and colleges and universities are teaching the etiquettes, the core religious part, no matter what religion it is. How do and where do we learn it from? We learn it from our environment informally, without deliberately learning it, without dedicatedly learning it. We know these things. So, learning happens self-organized and often as a positive side effect of daily work. And you do not know when you learn it. You don't have much idea when you learn these languages. Informal learning. Then formal learning. Learning in an institutionalized context, dedicated to learn. You are dedicated to learn a course or a training program. For example, now if you're learning something in this course or in other courses, it is your kind of formal learning. But maybe, for example, when I was a student, I was learning the courses from my teachers, the courses and the content and ये सब कुछ. But maybe किसी का अच्छा बुरा teaching style मैं informally learn कर रहा था. तो I hope informal and formal में हमारी difference at least clear हो गया. Now the dilemma is, जी कोई question है तो please पूछ लें. No sir, clear है. The problem is and the dilemma is कि organizations जो हैं उनके बजट में 80%, अच्छा by the way ये ग्रे जो है, ग्रे will be referred as formal and white will be referred as informal. So इसलिए so 80% of the budget of the organizations is for formal learning. इस पे पैसा लगा रही होती हैं, बजट बना रही होती हैं. 20% में भी ये भी डिलिबरेट नहीं होता, is for the informal. जबकि अगर हम इफेक्ट की बात देखें तो 80% हमारी लाइफ में जो लर्निंग है वो इनफॉर्मल लर्निंग से हमारे काम चल रहे होते हैं. इनफैक्ट फॉर्मली भी लर्न करने के लिए इनफॉर्मली आपकी जो लर्निंग है वो काम आ रही होती है. आई डोंट थिंक हमें कोई ऐसी इंग्लिश की उर्दू की किताब हमने पढ़ी होगी जिससे हमें सारी इंग्लिश और सारी उर्दू ठीक आ गई होगी. इट इज द इनफॉर्मल लर्निंग पार्ट विच इज एडिंग आवर फॉर्मल लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और पहले आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना फॉर्मली, तो इनफॉर्मली आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो आपको पता है, बट दैट इज हाउ यू लर्न इट. 80% जो है इनफॉर्मल लर्निंग इफेक्टिव होती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. एंड फॉर्मल लर्निंग का ऑब्वियसली पोर्शन तो है बट 20% है. ये अगेन वो जो परेटो प्रिंसिपल है 80-20 रूल, उसको भी अगर लगा लें. बट ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रॉब्लम करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस इनफॉर्मल लर्निंग को इग्नोर करती हैं. बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को किसी दूसरे लोगों के साथ अटैच कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल जो ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो फॉर्मल लर्निंग तो इतनी होती है कि आप जाके बस एक मीटिंग में बैठते हो तो वो, लेकिन जो आप ट्रैवल करते हो, जाते हो, आते हो, बैठते हो, लोगों को देखते हो, मिलते हो, उससे आपकी इनफॉर्मल लर्निंग हो रही होती है. सो कोशिश ये करनी चाहिए
कि इनफॉर्मल लर्निंग भी डिलिबरेट हो, इंटेंशनल हो, नियतन आप इनफॉर्मल लर्निंग के लिए भी पैसा रखें। थोड़ा सा डिलेमा है कि 80% हम उस चीज पे फोकस कर जाते हैं जो 20 इफेक्ट है, और 20% उस पे फोकस करते हैं जो 80% इफेक्टिव है। नाउ इसका जरा टाइटल पढ़ें। Managers as teachers. Managers as teachers. The traditional view, modern view. Traditional organizations, today's organizations. अब इसमें दो चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। द वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये टी बना हुआ है, टी इज फॉर टीचर, एंड टी भी बना हुआ है, इसका मकसद है जो ट्रेडिशनली मैनेजर होता था, बिकॉज वो इस लेवल से उठ के ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद प्रमोट होता होता मैनेजर बनता था, तो उसके पास जो डेप्थ ऑफ नॉलेज होती थी इन टर्म्स ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेप्थ ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके पास काफी ज्यादा होता था। मसलन उसको फुली पता होता था कि ये बंदा क्या काम करता है और इसका काम कैसे होगा। फुली पता होता था ये काम कैसे होता है, इस बंदे का काम कैसे होता है, इस बंदे का काम कैसे होता है, इस बंदे का काम कैसा होता है। थोड़ा बहुत का भी काम वो जानता है, इस लेवल का भी। उसके पास जो मैनेजीरियल नॉलेज होता था, लोगों को मैनेज करना, ये जो लाइन है, ये बस ठीक होता था, काफी होता था, इनफ होता था। और इसके साथ साथ एक और चीज देखें, अगर बंदे के पास एक लिमिटेड सा ही नॉलेज है, ये जो इसकी टी लाइन है ये कम है। नाउ एज कंपेयर टू दिस वन, यहां उसके पास जो इन डेप्थ नॉलेज है दैट इज वेरी लेस। मे बी थोड़ा बहुत वो इनके काम को जानता है कि ये कैसे एक्सपर्ट इनको वो चीजें सिखा सकता है इन दो को, बट बाकियों के लिए वो एज सच बहुत अच्छा टीचर इनकी कोर जॉब्स में नहीं है। कोर जॉब्स में ये बंदा अपने काम को ज्यादा जानता है एज कंपेयर टू द मैनेजर। बट एक और चीज अगर आप यहां देखो तो इसके पास मैनेजमेंट की स्किल्स अब ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वन, बट इसके पास लोगों को सिखाने के लिए, उनकी कोर जॉब्स के लिए स्किल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका जो सीईओ है, आजकल की मोस्टली कंपनीज के सीईओज को अपना जो सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में 10% भी नहीं पता होता कि हाउ इट वर्क्स। इज नॉट दैट स्किल्ड। हो सकता है आपका सीईओ जो है वो एचआर एनालिटिक्स को ना जानता हो ज्यादा, जो कि यूज हो के आपके पास एनालिसिस आते हैं, बट उसके पास मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, तो वो अच्छा मैनेजर है। इसी तरह हर बंदा आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में, हर बंदा ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज रखता है अपने एरिया में। मसलन आईटी का कोई बंदा है तो वो आईटी का फुली एक्सपर्ट है उससे ज्यादा बॉस को नहीं पता, बट बॉस को ये पता है कि इससे मैंने काम कैसे लेना है। मैनेजीरियल स्किल्स उसके पास होना लाजमी है। सो आजकल के मैनेजर्स अच्छे मैनेजर्स बना सकते हैं, अच्छे वर्कर्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जी, इस पे कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? सर ऐसा क्यों हुआ है? क्या ऐसा इसलिए हुआ कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो है वो हायर लेवल्स पे होती हैं और बेसिक लेवल से लोग ऊपर होके नहीं आ रहे? एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है और मजीद होता रहेगा, ये गैप बढ़ता जाएगा इस वजह से
कि आजकल की जो एक तो डिजिटलाइजेशन इसमें बड़ा इम्पैक्ट करती है, सारी चीजें डिजिटल होती जा रही हैं और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल द स्किल्स। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट एक अलहदा अब फील्ड बन गई हुई है। मैनेजमेंट इटसेल्फ इज द एक्सपर्ट फील्ड। मैनेजर होना खुद एक स्किल है जो कि शायद इसके पास नहीं है, जो इस बंदे के पास शायद नहीं हो लेकिन इसके पास है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल जिनकी ये सिचुएशन है। इसी पे बना रहा हूं एक थी जिनकी ये सिचुएशन है। ये सॉरी, ये थोड़ा सा पता नहीं माउस गड़बड़ कर जाता है, बट इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं, आई ट्राई अगेन कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जिनके ये हालात होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं, इनके सिस्टम को, इनके स्ट्रक्चर को कहते हैं फाउंडर्स सेंटरिज्म। फाउंडर्स सेंट्रिज्म मतलब ये है कि जो फाउंडर है वो यूजुअली सीईओ, मैनेजर, हेड तो होता ही है, पर उसके साथ साथ उसने यहां से काम स्टार्ट किया होता है, बिल्कुल ही यहां से। फॉर एग्जाम्पल, जिसने फेसबुक बनाई थी उसने बेसिक एल्गोरिदम खुद, बेसिक उसका डैशबोर्ड और वो चीजें खुद डिजाइन की हुई हैं। जो गूगल वाले लोग हैं उन्होंने बेसिक से काम शुरू किया था। किसी हद तक एप्पल के जो फाउंडर्स थे, दे वर ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ द कोर थिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर था है वो कोर चीजों तक जानता है कि एक प्रोसेसर भी कैसे बन रहा होगा। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो अच्छा टीचर हर किसी के लिए हो सकता है, बट नॉर्मली आजकल मैनेजमेंट जो है वो अलहदा फील्ड बन चुकी है और जो है जो कोर जॉब्स हैं वो अलहदा चीजें बन चुकी हैं। ओके, हमारा ट्रेनिंग का पोर्शन किसी हद तक खत्म हो गया है। वी माइट रेफर बैक टू सम ऑफ द थिंग्स और आगे जाके भी होती रहे चीजें। अब हमने जो पढ़ना है दैट इज अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्चुअली क्या होती है और कैसे उसको समझा जा सकता है। सर ये मैनेजर एज टीचर वाली स्लाइड पे एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी। सर क्या ये जो फाइंडिंग्स हैं ये मतलब कोई रिसर्च बेस हैं? क्योंकि देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस तो अब से 10 साल 20 साल पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, फास्टली ग्रो भी कर रही हैं और दिन ब दिन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो उसको देखा जाए तो फिर तो ये चीज़ इसलिए समझ नहीं आती बिकॉज ग्राफ्स तो ग्रोथ की तरफ जा रही हैं चीज़ें। ऐसा नहीं हो रहा कि बेसिकली कोई ऐसा एरा आ गया कि डाउन चीजें रिवर्स गियर लग गया। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर सर ये मुझे समझ नहीं आई। हो सकता है कि जो पुरानी फिलॉसफीज थी उसमें नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात, सॉरी आपकी मैं बात जानबूझ के काट रहा हूं, एक बात जरा समझें। क्या आपका सीईओ आपके सारे एम्प्लॉइज को हर किस्म की ट्रेनिंग्स खुद दे सकता है? यस और नो? नो सर। नो। ओके ओके, बट इज ही अ गुड सीईओ? मतलब यस, मतलब नो से मतलब ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली नहीं वो कर सकता ना। जी बिल्कुल। हर बंदे को ट्रेनिंग को नहीं दे सकता। अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन आपने आंसर करना है। क्या आपका आपका स्पेशली जो कोर काम है, जो भी आप काम कर रहे हो,
उसमें जो फंक्शनल ऑपरेशनल एरिया है जिसकी वजह से आपका काम अच्छा होता है, क्या वो आपको ज्यादा पता है प्रैक्टिकली या आपके सीईओ को पता है? डेफिनेटली सर मुझे पता है। आपको पता है, ठीक है। अब ये जरा सोचें, इस पे मैं और एक एग्जांपल याद आ गई, लास्ट क्लास में भी हमने, लास्ट सेमेस्टर में भी एक ये मसला आया था। क्या आप आज के जो आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग जितने भी हो सारे, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों में से 95% लोगों ने अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन, न्यू टेलीविजन्स, लैपटॉप्स, फेसबुक, सोशल मीडिया सारा, यूट्यूब चलाना डेफिनेटली आपने सिखाई होगी। कुछ ना कुछ पोर्शन आपने या आपके बहन भाई ने अपने पेरेंट्स को सिखाया होगा। ऐसा है? जी सर, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा, स्पेशली स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स, ठीक है। ऑल ऑफ अस टॉट आवर पेरेंट्स, ओके, दे आर स्टिल आवर पेरेंट्स। ऐसा मसला नहीं है कि पेरेंटहुड उनकी खत्म हो गई है इस वजह से। बट क्या आज से 15-20 साल पहले हम ये चीज सोच सकते थे कि अपने माँ बाप को कुछ बताएं और वो कहें कि हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो? क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्या आप आज से 50 साल 30 साल पहले सीईओ को या हेड को, या जो कॉन्ट्रैक्टर था एक मकान बनवा रहा है, जो हेड कर रहा है उनको, क्या आप उसको कह सकते थे कि सर इसमें मुझे ज्यादा पता है? या क्या वो आपसे कह सकता था कि इसमें मेरी हेल्प करो? नॉट पॉसिबल। पहले वो समझता था या उसको सारी चीजें खुद ही पता होती थी। आजकल उसके पास फंक्शनल नॉलेज नहीं है, वो अच्छा टीचर शायद नहीं बन सकता हर बंदे के लिए। जी तला, आपके पास असल में पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सिर्फ आज से 30 साल पहले शायद इसलिए नहीं हम कह सकते थे बिकॉज कि हमारे पास वो नॉलेज नहीं था ये अपने पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करने के लिए। उस टाइम पे बेसिकली जो नॉलेज उनके पास था वही दैट वाज ऑथेंटिक। अभी चूंकि एडवांसमेंट की वजह से, जिससे आपने डिस्कस किया था क्लास में, नॉलेज इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। तो मतलब मेरा इसे कहने का मकसद ये था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नॉर्म्स चेंज हो गए ना। मतलब वो जरूरी, शायद उस 30 साल पहले मेरे फादर को जो इन्फॉर्मेशन पता थी वो उन्हीं को पता थी, मतलब मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं वो इन्फॉर्मेशन ले सकूं। जी, ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि अब इतने स्पेशलाइज्ड एरियाज हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, वन पर्सन कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। पहले बहुत सिंपल सा होता था, थोड़ा सा काम आपने किया आपको समझ आ जाती थी, यही फंक्शनल स्कोप भी बड़ा कम था, 3-4 फंक्शन होते थे। अभी जो है वो बढ़ बहुत गया है स्कोप, बहुत सारे एरियाज आपको चाहिए। एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ये सारी चीजें सीख के फिर मैनेजर बने और वो अच्छा टीचर भी हो इसके लिए इसके लिए इसके लिए। आप सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि जॉब्स बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, जेटीज हमारी यस स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, फंक्शंस बिल्कुल स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। अब एक इंजीनियरिंग फर्म को चलाने के लिए सीईओ तो वो होता है जिसने, सपोज कर लेते हैं सीईओ शायद वो हो जो एमबीए करके किसी अच्छी जगह से सेल्स का बंदा हो। इसमें एक और चीज देखें कि पहले जमाने में इसीलिए ट्रेनिंग जो है वो आउटसोर्स नहीं की जाती थी। जो काम होता था आप इस बंदे के पास जाते थे और ये आपको सिखा देता था, ये हेल्प कर देता था। अब आपको मैनेजर अकेला टीचर नहीं बन सकता। अब इसको हो सकता है इसको सर्टेन एरियाज में ज्यादा नॉलेज हो देन दिस पर्सन, इसको अपने एरिया में ज्यादा नॉलेज पता हो। बहुत सारे दफा आप देखते हैं जो मीटिंग्स खत्म होती हैं तो बाहर आके आईटी वाले लोग, या आप खुद ही कह रहे होते हो यार ये इसको पता होता है कुछ नहीं था, सीईओ को या जो भी मैनेजर था ऐसे बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। मैं ऑब्वियसली आपको वैसे नहीं शेयर कर सकता, बट आई हैव सीन अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन talking about 2G, 3G, 4G, completely lost। आपको बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अब वो उतना नॉलेज नहीं है जितना एक फंक्शनल एरिया के बंदे के पास है।
तो ये सर बहुत ऐसे सारी ही है, जी ये ऐसे ही है जैसे हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो पहले बैचलर्स होता था बीबीए, तो बीबीए बस बीबीए होता था, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता था। बिल्कुल somehow इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई हैं कि अब आपके पास आई थिंक मोर देन 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड वो को भी छोड़ें, आप ये देखें, आप जो अभी बड़ी सही बात कर रहे हो, एमएस फाइनेंस, एमएस सप्लाई चेन, एमएस सेल्स एंड मैनेजमेंट, मतलब वो पूरी पूरी डिग्रीज उसमें आ गई हैं। बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट होता था, बल्कि जी, एक कंटेंट होता था सब्जेक्ट का अब वो मार्केटिंग। स्पेशलाइजेशन में आ गया। अब वो पूरा स्पेशलाइजेशन में नया एरिया है। सो मच सो अगर आप एमबीबीएस देखें, अब आप जिस किसी डॉक्टर के पास जाएं तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको किसी और की फील्ड का आइडिया नहीं है, नहीं अन्य होता, चीजें हैं। एग्जैक्टली। So you cannot actually rely on managers to be good teachers for all of your departments. That is the point. सर एक चीज़ मुझे इससे थोड़ा सा जो कंफ्यूज करी है कि हम इस बात से साबित क्या करना चाह रहे हैं कि मैनेजर्स कैन नॉट बी अ गुड टीचर्स। मतलब अगर आपने इसको पास से कंपैरिजन किया ना इस टी की फॉर्म में। Yes. For today's organizations, yes. हाँ ठीक है सर। देखो, और आप इससे बहुत बड़ी बिकॉज फिलॉसफी। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास बिकॉज दे डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज, हाँ जी, इसलिए वो दे कैन नॉट बी ए गुड टीचर्स। यस। अच्छा देखो देखो, इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है। बिकॉज आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप मैनेजर बनते हैं और आपको कोई छोटा बच्चा कोई चीज आके बताता है, यू हैव टू लिसन टू हिम और हर। ये हम सब के लिए मैसेज है। we'll have to listen to our kids and our subordinates sometime because they might be right. सर मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से सॉरी सर अभी बात कर लूँ या आपकी जवाब का वेट कर लूँ? नहीं, कोई मसला नहीं, नहीं मैंने बस जवाब कर दिया जी, बताया। अच्छा बेसिकली से मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से थोड़ा सा इसको इसलिए नहीं समझ पा रहा बिकॉज पहले पर्सनल मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता था और एडम और एचआर इकट्ठा था और सारे लोग मतलब एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता था। और बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीज़ें ज़्यादा बेहतर होना शुरू हुई तो फील किया गया कि यार कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बेसिकली इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो। अब सर बेसिकली आज से 20 साल पहले जो पर्सनल का वाला एलिमेंट था वो मतलब जनरलाइज टास्क थे, स्पेशलाइज टास्क नहीं थे, वो एक ही बंदा सारा कर रहा था। अभी जो है चीज़ें बेसिकली स्पेशलाइज हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक हो चुकी हैं, उसके अंदर बेसिकली दिन ब दिन इनोवेशन है और उसके लिहाज से एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का मैनेजर तो सर बेसिकली उस लिहाज से ज़्यादा अच्छा टीच कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि उसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज है, एजुकेशन है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है। और इसलिए बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं जबकि टाइम फैक्टर को देखते हुए, एडवांसमेंट को देखते हुए वो चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी हैं। ये चेंज हो चुकी, इसीलिए आपको आपका मैनेजर हर फील्ड में टीच नहीं कर सकता क्योंकि चीजें चेंज हो सकी। इट इज द सेम एज यू से कि जैसे आपको पेरेंट्स ने लेट्स से कि लोगों से मिलना जुलना सिखाया है, आपको आपके पेरेंट्स लैपटॉप चलाना भी सिखाएं। पहले सारी चीजें पेरेंट्स सिखा सकते थे। सर पेरेंट्स की हद तक तो वो बात बिल्कुल ठीक है, मगर क्या पहले भी एक मैनेजर सबको सब कुछ सिखाता था? मतलब ये अच्छा, क्योंकि एक्चुअली उसका जो करियर पाथ होता था ना, उसका करियर पाथ ही होता था कि वो पहले सपोज वो मजदूर था, फिर वो मिस्त्री का काम करता था, फिर वो ऊपर जाके ठेकेदारी की, फिर उसने बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना, तो उसको पता है यहाँ तक क्या हो रहा है काम। अभी आपका मैनेजर इधर से आता है, इधर हायर होता है और इधर प्रमोट हो जाता है, खत्म। वो इस पाथ से जाता नहीं है। दैट इज व्हाई यू हैव मैनेजर्स। अभी एक पिछले दिनों एक बंदे के साथ बात हो रही थी, मिलेनियल मैनेजर्स, उस पर बहुत ज्यादा लिटरेचर लिखा जा रहा है बिकॉज ये हो रहा है। दुनिया के जितने सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं वो तो 40 से नीचे नीचे हैं, ज्यादा अगर देखे जाएं तो आजकल। उन्होंने तो
100 साल इन कामों में तो नहीं गुजारा ना, वो तो डायरेक्टली इधर आए हैं, थोड़ी देर शायद इधर लगाई है और ऊपर पहुंच गए। तो आप हर चीज के लिए पहले रिलाय कर सकते थे अपने मैनेजर पे कि हर चीज का जवाब इसके पास है, हर चीज ये हमें सिखा सकता है। अब आप रिलाय नहीं कर सकते। अब उसके पास मैनेजमेंट का नॉलेज आपसे ज्यादा है, फाइन, बट जो कोर नॉलेज है वो आपके पास ज्यादा है। जैसे आपने खुद भी कहा कि मेरे सीईओ से ज्यादा मुझे मेरे काम का पता है। इस तरह आप रिलाय नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर सारी ट्रेनिंग सीईओ खुद ही करा रहा हो, या आपका बॉस आपको खुद ही सारी चीजें समझा करा रहा हो। ये मेन इसका मकसद। ठीक है सर, ओके। ओके, द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब डेवलपमेंट को बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं डिफाइन कर लें, समझ लें, दो चार लफ्जों में पता चल जाए कि डेवलपमेंट क्या होती है, कोई ऐसी डेफिनेशन मिल जाए जिससे अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि डेवलपमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसा आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। है बहुत सिंपल चीज, बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज शॉर्ट टर्म और इजी टू अंडरस्टैंड, और वो है। तो उसके लिए अगर आपको मैं थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन पढ़ाऊं, एक मैनेजर है एंड सेज है, ये होता है ऐसा बंदा जो विजडम रखता हो, जो चीजों को समझता जानता हो। कि उन दोनों के दरमियान में कॉन्वर्सेशन है जो आपने एक दफा पढ़नी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इट हैज 2 पेजेस, सो पहला पेज सारे पढ़ना शुरू कर दें। सॉरी, मुझे बस ये एक्सेप्ट करना है, उसके बाद I'll go back to the slide.
सर नेक्स्ट पेज कर दें। बाकी सब ने पढ़ लिया? अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मुझे बता। नहीं पढ़ा सर अभी। चलें जल्दी करें। पता है जितनी का आपको समझ आई है, बाकी दोबारा पढ़ लें एक दफा। Okay, we are moving to the next page. जी, everybody done? Yes, sir. Okay. यस सर। अगर किसी को समझ आ गई है तो मुझे भी समझा दें। सर मुझे आ गई है। वेरी गुड, समझाएं जरा थोड़ा सा हमें सबको। सर यही समझ आइए कि डेवलपमेंट बहुत मुश्किल चीज़ है और इसको एक लंबे प्रोसेस के थ्रू ही समझना पड़ेगा। मतलब कोर्स पढ़ के आपको बहुत बड़ी चीज नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं सर। ओके। सर ये इसमें ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये पूरी एक जर्नी आपकी एज अ पजल है लाइफ में, कि आप गैदर करते करते बाय द टाइम एंड एज वो आप लर्निंग एज यू गो में सीखते हैं। तो ये एक एट अ इंस्टेंस एट अ ग्लांस आपको एक सारी चीजें एट अ टाइम नहीं मिल सकती। नहीं, बिल्कुल सही है।
So number of experiences with all the support and readiness and everything might lead to some kind of development. देखो लाइफ तो सारे गुजारते हैं. Some people are making a lot in just 30 years. Some people do not make anything out of life. कुछ लोग सिर्फ हार्ट अटैक का इंतजार कर रहे होते हैं कब आएगा. कुछ लोग विद इन फ्यू इयर्स बहुत कुछ कर सकते हैं. एक्सपीरियंसेस हम सबको होते हैं. हाउ मच डू वी लर्न आउट ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस? देखो, tenure and experience are two different things. Never believe that only tenure can teach you. आपने हो सकता है बिल्कुल सारा दिन डेड पड़े रहते हो अपने ऑफिस में. एंड अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, इस दफा मुझे थोड़ा सा शायद स्क्वीज करना पड़े हमारा एंड वाली कुछ मैं केसेस आपको उस हिसाब से कम, बट ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली हैं, वो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो केसेस इंशाल्लाह मैं आपको साथ दे दूं. सो जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, many things to learn from this. First, is experience a good teacher? Yes and no, but what do you actually call an experience? अगर आपको एक्सपीरियंस के बाद फायदा नहीं हुआ उस एक्सपीरियंस का, you made the same mistake again and again, then आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, you actually wasting your time. Experience is not the best teacher unless you listen to it. And then, not all experiences are good teachers. They do not give you good lessons, but कुछ ना कुछ आपको बता जाते हैं. Then experience, ऐसा experience जो आपको challenge ना दे, उसका कोई फायदा नहीं है. थोड़ा बहुत शायद फायदा हो, but you will only remember the lesson if it was through the challenge. और ये अभी तक बेचारा कोशिश कर रहा है मैनेजर समझने की, एंड तक उसको समझ नहीं आई, बिकॉज दे से स्टिल वी आर लर्निंग एंड वी आर गोइंग. तो चैलेंज इज इंपॉर्टेंट, यस, बट चैलेंज के साथ साथ you only grow from challenge experience when you have the ability to learn from them. Again, आपकी readiness है, आपकी ability to learn भी है उन चीजों में से, और कुछ उन्हीं experiences से बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ उन्हीं experience से कुछ भी नहीं सीखते. And then vacuum में आपकी growth नहीं हो सकती. You need to experience those experiences. And there is this one very important word, at least मुझे ये personally बहुत बड़ा टीचर लगता है, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सोचना, किसी भी चीज जो एक्सपीरियंस स्पेशली आपका होता है, क्या वो एक्सपीरियंस पे आप कुछ सोचते भी हैं बाद में कि नहीं, बिकॉज सोचेंगे तो लर्निंग होगी. So many experiences are wasted because we do not reflect back. Why it happened? What did it teach us? What should not be done in the future? What should be done in the future? If we wasted our time, how not to waste our time? If we've made some mistake, next time क्या करना चाहिए? That is the reflection part. अगर वो नहीं करते, all experience, all time is lost. And then obviously यहाँ comfort zone का और बहुत सारी और बातें हैं. And then उसने कहा कि आपकी और भी कुछ अपनी personality characteristics और वो भी चीजें आपकी help करती हैं. So all these things help you in developing yourself. But still, obviously, we are learning a lot about development. Still, many things are not clear. Many things are clear. So it happens over time. बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने वाली, और सबसे बड़ी चीज कंफर्ट जोन को हम तोड़ना ही नहीं चाहते.
because learning and development will always come out of your comfort zone. For example, almost all of you, I know you had to take a lot of effort to start your degree, but still you are managing, you are alive. I know there must be some dents in life, but in order to develop, you need to come out of your comfort zone. You need to challenge yourself. You need to learn from the experiences. And then over time, after some time, you will be a developed person and we will be a developed person. दो चेंजेस होती हैं, इससे मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करता जाऊं. एक चेंज को हम कह रहे होते हैं इंक्रीमेंटल चेंज. इंक्रीमेंटल चेंज. दूसरी चीज को हम कह रहे होते हैं रेडिकल चेंज. Now, how do we understand these two things? Incremental change. Remember the first mobile phone that we saw? In terms of size, in terms of technology, in terms of feature. फिर उसमें I still remember polyphonics tunes आई. कि अब जब बेल होगी तो polyphonics tunes आएंगी, एक दो तीन tunes mix होके आएंगी. That was a small incremental development or incremental innovation. And then we all got very excited when we saw Walk in our phone. Another incremental innovation or incremental development. And then again, we were surprised when we saw the camera in mobile phone. And then a smartphone. And then the internet and everything and all the applications and everything. So if you compare the telephone which was there 25 years ago or 20 years ago to the telephone that we have now, if you just compare these two times and these two products of the times, the change that took place from that point to today, just comparing these two, is the radical change. That is radical. But this radical change was possible because of a lot of incremental changes. A lot of incremental changes, small. That is how development can be measured. Experiences, education, informal learning, formal learning, trainings, the challenges that you got, the tough times and the adversity and sari cheezein, all those are actually teaching us to become a developed person. So कुछ थोड़ा सा मैंने कहा बेस बन जाए, हमें थोड़ी सी सेंस बन जाए चीजों की, तो हम उससे आगे चलें. सर इंक्रीमेंटल चेंज दोबारा बताइए प्लीज. इंक्रीमेंटल चेंज होती है स्मॉल चेंज. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ मोबाइल फोन और उसमें कैमरा लग गया. दैट वाज वन मेजर फीचर, बट वॉकमैन आ गई. स्मॉल चेंज. So many incremental changes eventually become radical change. वो उसमें अपना प्ले करती हैं पार्ट. यस. इसी तरह पूरी लाइफ में यू कांट से कि आपने स्कूल में कुछ नहीं सीखा. यू कांट से कि आपने यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं सीखा. यू कांट से कि आपने घर से कुछ नहीं सीखा. यू कांट से कि मुझे जॉब से कुछ नहीं पता चला. यू कांट से कि मुझे फ्रेंड से कुछ नहीं पता चला. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड will make you a developed person. So it is not just a single event. It is not just a single event. For example, a training. So you can't say, मैं एक training करके तो I will be a developed person and I'll be a changed person. It takes years. It takes time. In fact, years. अब आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा स्पीड है उस हिसाब से यू कैन टेक लेस नंबर ऑफ इयर्स फॉर द सेम डेवलपमेंट. हाउ मच डिड यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? हाउ मच डिड यू चैलेंज योरसेल्फ? हाउ मच डिड यू नॉट वेस्ट योर टाइम? हाउ मच effective you were when you were making the decisions? For example, some people must have been thinking to take admission from last 5 years, but they did it now. If they would have done it 5 years ago, the effectiveness of decision making से फर्क पड़ जाता.
So all these things and many other things that we do not know or we are going to learn in future will contribute towards the development. जी, इसमें किसी का कोई मजीद कोई बात तो नहीं है? लेकिन सर इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जो आईक्यू है वो इम्प्रूव नहीं होता, वो डेवलपमेंट में नहीं आता। बिल्कुल, वो डेवलपमेंट में नहीं आता, बट इसके होने से आपकी डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी है, जितना आईक्यू लेवल हायर साइड पे होगा उतनी डेवलपमेंट ज्यादा आई थिंक बेहतर होने के चांसेस है। लेस जी होता है। जी, जी उसको अभी हमने आगे एक मॉडल में पढ़ना है, ये मॉडल आएगा, इसमें मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा, इसलिए यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है, उसको हम अभी पढ़ते हैं। सर एक बड़ी एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस होती है कि अगर एक बंदा नो मैटर उसका 10, 11 साल, 12 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, वो एक्सीडेंटली इस प्रोफेशन में आ गया, बट उसकी क्वालिफिकेशन वो नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होती है, तो एक समझा जाता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो उतनी बेहतर नहीं हो सकती जो एक दूसरा बंदा है, ऑल्दो लेस एक्सपीरियंस है बट रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है। अक्सर इस पर डिबेट होती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक्सपीरियंस है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बट अभी जो बेसिकली आपने एक पॉइंट बताया जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो ये था कि एक्सपीरियंस यू हैव टू लर्न ओनली इफ यू हैव द एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, आप एक्सपीरियंस को भी तब सीख सकते हैं जब आपके पास एबिलिटी है। इसका मतलब है कि फिर ये बात इंडोर्स हो रही है कि अगर एक बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस है मगर उसकी बेस क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ में वो लैक करेगा। मतलब रूल ऑफ थंब ले सकते हैं इसको, मतलब ये हमेशा एक डिबेटेबल चीज रहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। आप ये कह सकते हो, लेकिन इस पे मेरे फर्दर आपको 2-3 और क्वेश्चंस होंगे। देखो, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होने का मतलब ये है कि उसके पास एक पीस ऑफ पेपर है। एग्जैक्टली सर। बट मैंने अब इस पे आपको काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि क्या वो जो एजुकेशन था वो भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी? क्या उस बंदे ने वहां कुछ सीखा है कि नहीं सीखा? हाँ पता मतलब चले ये तो उस मैं सिनेरियो की बात की है कि उसकी क्वालिफिकेशन या तो रेलेवेंट नहीं होती या फिर उसकी क्वालिफिकेशन वो होती ही नहीं है जो रिक्वायर्ड होती है, बट चूंकि वो किसी न किसी हमारे यहाँ हमारे मुल्क में तो सर एक बहुत बड़ा एक अलमिया ये भी है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने राइट प्रोफेशन में अपनी क्वालिफिकेशन बेस्ड प्रोफेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समटाइम है। ऐसे मतलब हमारे यहाँ तो एक्सीडेंटली लोग बेचारे करते कुछ और हैं, जॉब सर्च करते नहीं मिलती, तो वन फाइन डे दे लैंड अप जहाँ उनको कोई ना कोई ठिकाना मिल जाता है जस्ट टू अर्न द मनी, और उसके बाद कुछ होता है कि उसी फील्ड को परस्यू कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, किसी ने थ्रू दे जस्ट जंप इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो पिछले 10 साल से हैं, बट अभी कहीं ना कहीं जाके मैनेजमेंट की नज़र में एक बॉटल नेक क्रिएट होता है। वो समझते हैं यार इनकी तो राइट क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ये क्या आउटपुट देंगे। तो आई ऑलवेज डिफेंड देम कि नहीं, एक्सपीरियंस है और वो बिल्कुल मैटर करता है। बट मैं मतलब उसको कंक्लूड ये करना चाहता कि क्या वाकई अगर क्वालिफिकेशन नहीं है और उनके पास पीस ऑफ पेपर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो लैक करेंगे। अगर थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा बहुत लैग करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि बिकॉज आप यहाँ एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, एंड ठीक बात है, दैट इज राइट। बट मेरा क्वेश्चन आपसे फिर ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक्सपीरियंस था या टेन्योर था। इसमें फर्क पता है ना आपको? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक्सपीरियंस का मीनिंग एक्चुअली समझाने के लिए मैं इसलिए ज्यादा ये करना चाह रहा हूँ, इस पे एम्फसाइज। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि इस बंदे ने 10 साल गुजारे हुए हैं तो ये कॉम्पिटेंट है। फोर्स देखो, अगर आपको ऐसी जॉब मिल जाती है जिसमें आपको पता है कि बस ये जॉब है और ये मेरी जॉब सिक्योर है, नोबडी इज गोइंग टू फायर मी और चक मी आउट, आप पूरी पूरी लाइफ गुजार देते हो और एंड पे आप उतने ही निकम्मे होते हो जितने आप पहले दिन शायद गए थे। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स सीख लेते हो। कहने को 25 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है कहने को, बट दैट इज नॉट एन एक्सपीरियंस, दैट इज द टेन्योर, जो आपने वहां टाइम स्पेंड किया है। क्या आपने वहां जो टाइम स्पेंड किया है, जो टेन्योर है, उसमें जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है या एक्सपीरियंसेस लिए हैं, क्या उन एक्सपीरियंसेस से आपने कुछ लर्निंग की है कि नहीं की? वो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
ये बात आपकी ठीक है, यहां तक आप बिलीव कर सकते हो कि इफ यू हैव द राइट क्वालिफिकेशन एंड यू गो इनटू द राइट, जिस तरह आपने कहा कि उसकी क्वालिफिकेशन होती है, आप कहते थे कि नहीं एक्सपीरियंस का नेमल बदल नहीं है, तो लोग कहते थे कि उसकी डिग्री भी इसमें है। इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन दैट इज आइडियल, दैट इज आइडियल कि आपके पास डिग्री भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी उसी चीज का है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या डिग्री आपने खाली पास की हुई है या उससे कुछ लर्निंग की थी। देखो, अच्छे और बुरे स्कूल्स का डिफरेंस क्या है, ट्रांसफरेंस का डिफरेंस है। जिस बच्चे ने सीख लिया, मैं आपको फॉर एग्जांपल ये चीज पढ़ा रहा हूं, आपको पता है यही जो मैं अभी आपको 2 पेजेस पढ़ाए हैं, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर के हैं और वो अपने लीडरशिप डेवलपमेंट के कोर्स का उसका पार्ट है, यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। Now, how much you gain out of this experience and how much they gain out of the experience, that will make the difference. ठीक है सर, आई थिंक ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, बिकॉज ये जो चीज़ आपने टेन्योर वाली बात की है ना, ये कभी एंगल कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। जो आज चीज़ एक्सप्लोर हुई है कि एक्सपीरियंस में और टेन्योर में बड़ा फ़र्क होता है, और जब आप डिस्कस करते तो मैं इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करता। वाकई लोगों का एक्सपीरियंस है, मगर दैट्स नॉट देयर एक्सपीरियंस, दैट इज एक्चुअली देयर टेन्योर जो उन्होंने स्पेंड किया है। और शायद वही एग्जैक्टली, और वही लोग इसलिए डिबेट में आते हैं कि शायद अगर उन्होंने टेन्योर ना गुजारा होता, एक्सपीरियंस होता, तो शायद उनका काम, कहते हैं ना, योर वर्क शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, थैंक यू। तो ये चीज है सर, ये ऐसे ही है ना, जैसे अब जो सीवीज बिल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीवियसली जो सीवीज बनाया जाते थे उसमें लिखा जाता था कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, बट जी। अब जो सीवीज है 1 पेजर है और उसमें आपकी अचीवमेंट्स आती हैं। दे डोंट आस्क यू कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, दे आस्क आपकी अचीवमेंट्स कितनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये डिफरेंस शो करता है ना कि आपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड में थे या सिर्फ आप बैठे रहे थे। या यू आर राइट, ऐसे ही है। मसलन एक मैं वो टर्म कई दफा यूज करता होता हूँ कि कुछ स्कूल्स दुनिया में ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एंड ये वो, और कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिसके लिए आपको सिर्फ जिंदा रहना जरूरी होता है, डिग्री मिली जाती है। तो वो तो कोई फायदेमंद चीज था ना भाई, आपने क्या उससे गेन किया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और कितना चैलेंजिंग था, कितना टफ था, कितनी चीजें थी, तो वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। That is why some people can learn more in 2 years than some people who have spent 20 years. And this is possible. इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ये पॉसिबल है। एक लास्ट बात यहां से आपको बता दूं, स्ट्रेच जोन की जो बात कर रहा है, हम एक्चुअली ये चाह रहे होते हैं कि हमने जो एक दिन में वॉक की है ना सुबह उठ के, उसके बाद हम सब मसाइल हमारे फॉर लाइफ हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाए। स्ट्रेच जोन का मतलब है कि हो सकता है पहले दिन आपको 2 माइल्स की वॉक बड़ी डिफिकल्ट लगे। दिस इज योर स्ट्रेच जोन, द मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज 2 माइल्स। ये आज की आपकी स्ट्रेच जोन है। इस पे आगे हो सका तो मैं बच्चे वाली एग्जांपल से समझाऊंगा अभी, बट हो सकता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली ये काम करते रहते हैं, आफ्टर 2-3 years 20 is your zone, 20 miles. But you constantly need to stretch your stretch zone. जहां आपने ये समझा कि ये बस खत्म है, दैट मीन्स आपकी डेवलपमेंट वहां रुक गई है। एंड इसमें कई दफा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसे ही एक डिजाइन करके एक जगह पे किया भी, करवाया भी। जो फॉर एग्जाम्पल पिलो है ना, कोई भी आप घर से कभी पिलो उठा के कभी उस पर सोचना कि क्या उसमें मैं एक फिस्ट रुई की या फोम की लेके और इसमें ऐड कर सकता हूं। रुई वाला पिलो ले लेना, गरीब लोगों वाला, चलो, क्या उसमें एक फिस्ट ऐड हो सकती है? द आंसर इज गोइंग टू बी यस। ऑल्दो वो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, वो खाली कपड़ा भी हो तो उसकी शेप पिलो वाली रहेगी।
हाउ मच यू वांट टू स्ट्रेच इट, एंड स्पेशली अगर आपको ये पता हो कि इसकी जो लेयर है, इसका जो क्लॉथ है वो स्ट्रेचेबल है, सो इट इज अप टू यू कि आप अपने टाइम के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कितना स्ट्रेच जोन इंक्रीज करते रहते हो. A thing which was very difficult for you 5 years ago is nothing for you now, because आप उसके आदी हो गए हो, आपने स्ट्रेच जोन में इंक्रीज कर लिया अपने आप को. अदरवाइज कंफर्ट जोन में रहते हैं तो जितना मर्जी कंफर्ट जोन में भी रह सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स, इसको कभी टाइम मिला तो इसको जरा दोबारा गौर से एक दफा पढ़ लेना. ओके, नाउ व्हाट इज द डेवलपमेंट process, or we should say the elements that can speed up your development. उसके लिए ये वर्ड है जिसको 3 वर्ड्स में अगर मैं सेपरेट कर दूं तो मुझे कोई आप में से पढ़ के समझाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं. Be, know and do. Be, know and do. ये तीनों चीजें आपकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत ज्यादा आपका हेल्प करती हैं. ये कहां से आया वो थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, या जो टैलेंट है, या जो लीडरशिप है, एक्चुअली डेवलपमेंट में थोड़ा सा लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे, बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशंस में एक्चुअली लीडर ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिन्होंने आगे जाके लोगों को संभालना होता है. ये एक क्वेश्चन आता है कि आर बॉसेस और लीडर्स, आर दे बॉर्न और दे आर मेड. लीडर्स के बारे में स्पेशली ये क्वेश्चन आता है, आर दे बॉर्न और दे आर मेड. Obviously it's a stupid question to ask. If they are born, yes, everybody is born, but इससे मतलब उनका ये होता है कि क्या ऐसे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, क्या बाय बर्थ वो सक्सेसफुल होने के लिए पैदा होते हैं, और या वो इस जर्नी से सीखते हैं और इनका जेनेटिक्स के साथ या इनकी बर्थ के साथ या फेट के साथ ताल्लुक नहीं है. दिस इज द क्वेश्चन कि क्या इनमें वो ट्रेड्स पैदा होती ही होती हैं जिसकी वजह से लीडर बन जाते हैं, या वो बाद में हालात और एक्सपीरियंसेस और डेवलप होने के बाद लीडर्स बनते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए समझने के ये मॉडल है दैट इट इज नॉट वन थिंग, इट इज एक्चुअली minimum 3 things. Be, know and do. The be part is the born part, is the trait part, is the DNA part. Yes, इसका impact है, definitely impact है इसका, genetics का impact है, और आपके टैलेंट जो आपको मिलता है, इंटेलिजेंस मिलती है, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट ओनली बी पार्ट. देखो, कोई ऐसा मुझे आप फैमिली बता सकते हो जो पिछले 300 साल 400 साल से कंटिन्यूसली इफेक्टिव लीडर्स पैदा कर रही है, और सारे ही बच्चे उनके इफेक्टिव लीडर हों? दैट इज नॉट पॉसिबल. या सारे के सारे सक्सेसफुल हों? दैट इज नॉट पॉसिबल. ऑल्दो मोर और लेस द बी पार्ट इज द सेम. They are born with certain characteristics, have almost the same genetics. The second thing which is important is the know part. आपको, आप कितनी चीजों को जानते हो, आपके पास नॉलेज कितना है, इसमें मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा. How much do we read, for example? The answer is 0. The answer might be 1 page per year, 1 page per exam,
or maybe 20 pages per exam, but that is not the answer which is going to make you successful. नो पार्ट आजकल और मुश्किल होता जा रहा है. आजकल आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा और हो सकता है, इजी है. In less time you can consume a lot of knowledge. So the knowledge part, if you know about something, and then the do part, जो भी हमने उसमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट में उसमें मैट्रिक्स भी किया था ना, एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आती हैं, कुछ ट्रेनिंग से आती हैं, तो कुछ तो नॉलेज से आपको आइडिया हो जाता है. बट एक्चुअली हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट, हैव यू ट्राइड इट, हैव यू डन इट? If you haven't done it, your knowledge is there, but your competence is not there. So you need to put yourself in that situation कि आपको ये काम करना पड़े. So be, know and do. एक तो ये चीज ध्यान में रखना. So to be a developed person, there are certain things that you must be, that you must know, and that you must do. If you are missing one of these things, you will lack in development. If you have all these things, you are going to have a good speed developing into somebody successful. Be, know, do. ये भी ट्रेनिंग एंड लर्निंग मॉडल है, बट दिस इज मोर ऑफ द डेवलपमेंट मॉडल. बट एक बात और कहूं, बहुत सारे लोग हम में से जब ये पढ़ते हैं ना, तो सारे का सारा ब्लेम इसको कर देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि हम आज तक कुछ नहीं कर सके. उसकी वजह ना तो ये है और ना ये है, सारी वजह ये है. बट आई डोंट थिंक कि ये वजह होती है. वजह इन दोनों में से ही कोई होती है. ये दिस इज इनफ. इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दिस इज इनफ. बी पार्ट इज ऑलमोस्ट फाइन. Maybe you're not good in something, but you're good in some other thing. This is where we lack. And we're always looking for a support कि हमारे माइंड को बस सुकून आ जाए कि इस वजह से हम नहीं कुछ कर सके. Yes, it has a lot of effect. It gives you a lot of opportunities, a lot of context, but still you can generate the context if you know and if you are ready to do things. So इसको अभी नेक्स्ट जो चीज है एक्सपीरियंस वाली, नोइंग एंड डूइंग वाली चीज है, द ट्विन मूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट. नाउ दिस सेज कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. दो चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है? इनफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग. इनफॉर्मिंग क्या हो रही है कि इनफॉर्मिंग में आप सिमुलेशन कर रहे हैं एंड लर्निंग कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्म में एक्चुअली आप अकोमोडेशन कर रहे हैं एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं. मेनली यू कैन से द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल पार्ट, द थ्योरी पार्ट एंड द प्रैक्टिकल पार्ट. और इससे भी पहले आई थिंक हमें एक जो बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों को और भी होती होगी, सिर्फ किताबों को डाउनलोड करके रख लेना, अलमारी में खरीद के रख लेना या डेस्कटॉप पे रख लेना कि ये कभी जिंदगी मिली तो पढ़ूंगा. वो इवन यहां तक भी नहीं हम पहुंचते. जब उसको पढ़ लेते हैं तो वो इनफॉर्म है, इनफॉर्म हो जाते हैं हम. बट इसको जब ट्रांसफॉर्म करना होता है, इसको अकोमोडेट करना होता है, इस पे रिफ्लेक्ट करना होता है, इससे सीखना होता है, इसको अप्लाई करना होता है, दैट पार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट.
मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर समवेयर हियर, बस मैक्सिमम एफर्ट हमारा जो होता है ना वो ये होता है, इस तक भी नहीं जाते। लेकिन इस तक चले जाएं तो प्लीज डू गो टू दिस थिंग। इफ यू लर्न समथिंग, try and apply it in your life in order to become a developed person, otherwise development ठीक तरीके से नहीं होगी। जी, इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? सर सॉरी ये नहीं कर सका कैच अप, ये बी नोन को क्विकली एक्सप्लेन कर देंगे सर? बी नो एंड डू को? जी सर। हमने कहा कि आपने अगर डेवलपमेंट करनी है सर there are certain things that you must be, कुछ आपको होना भी पड़ता है उसके लिए। there are certain things that you must know and there are certain things that you must do. ये यानी कि तीन, सर होना, जाना और करना पड़ता जी, मतलब जी, जस्ट तो जी। सही। खाली आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाने से आप डेवलप्ड पर्सन नहीं बनते। आप उस फैमिली में पैदा हो गए जो लीडर्स की फैमिली थी सपोज, एंड उसके बाद आपको कुछ चीजें जानना भी जरूरी है, और फिर खाली जानने से भी काम नहीं होता, आपको वो चीजें प्रैक्टिकली करनी भी पड़ती हैं। आप देखते हो जो हमारे जो पॉलिटिशियंस के जो बच्चे होते हैं, डू दे गो थ्रू दीज 3 थिंग्स? आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो डूइंग पार्ट में हैं एंड नोइंग पार्ट में हैं। अगर आप ये समझें कि बगैर डूइंग एंड नोइंग पार्ट वो कुछ कर जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जी, कोई क्लैरिटी हुई थोड़ी बहुत? जी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सर। So inform and transform is the other model of development, the twin movement of development. ये कंटिन्यूसली आपको करना पड़ता है। न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू चीजें सिमुलेट करनी पड़ती हैं, लर्निंग करनी पड़ती है, एंड एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्म भी। तो जो जो स्किल्स आप सीखते रहते हैं, उनको यूज करते रहते हैं, उनको डेवलप करते रहते हैं, वो तो ठीक रह जाती हैं। लेकिन इसमें से कोई एक चीज भी मिसिंग हो तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ये ऐसे ही मैंने एक साथ चीज कर ली थी। If you just compare it to the food intake and body fat, if you're not consuming what you are learning, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, तो वही चीज आप पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी बन सकती है। बट इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड देन ट्रांसफरिंग इट टू सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट और सम काइंड ऑफ स्किल और एबिलिटी, तो वो आपको फायदा देगी, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। जिस तरह हमने आपको शुरू में याद है कि ये ग्राफ पढ़ा था, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 minutes 58% retention, after 1 day 34% retention. How you can take it to 100% retention? Immediately उसको transform भी करें। Whatever you have learned should be used, आप उसको अपने डेवलपमेंट प्लान में ले आए। Okay, then there is this full process of development जो अभी हमने पढ़ा, और जो आपने वो थोड़ा सा उनकी कॉन्वर्सेशन पढ़ी है, द मैनेजर एंड द सेज।
This is the main process of development that a person should go through. For example, readiness is the first thing. Are you ready to change yourself? Are you ready to learn something new? Are you ready to develop yourself? First, you need to be ready for the development plan that you've set for yourself. That is known as readiness. After readiness, what kind of experiences you get in life, or you are exposed to, or you exposed to those experiences yourself? Now, in experiences how much challenge was there? How much support was there? So challenge and support should accompany experiences in order for these experiences to be good experiences. And then after getting the experiences, did you reflect? Did you learn anything from these experiences? If yes, 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 and yes, this is going to complete the development process for you. जी, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन? अभी हम इसको देखते हैं कि रेडीनेस वगैरह क्या होती है. सर ये वही एस्पेक्ट है जो हम थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे. जी जी, वो टेन्योर एंड एक्सपीरियंस वाला. एग्जैक्टली सर. एक्सपीरियंस के साथ कोई चैलेंज भी था या ऐसे ही खाली एक्सपीरियंस था बिल्कुल सादा? और खाली चैलेंज भी होगा ना तो तब भी सपोर्ट का साथ होना लाजमी है. एंड देन आफ्टर द एक्सपीरियंस आपको कितना उससे आपने रिफ्लेक्ट कितना किया है. सर समटाइम्स ये भी होता है कि किसी को सपोर्ट ज्यादा होती है, चैलेंजेस कम होते हैं किसी एक पोजीशन के ऊपर. दैट इज रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग. तो फिर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी उस बंदे की. नहीं होगी. इस पे अभी मैं देखता हूं कि अगर अभी वो नजदीक आ रहा है तो आपको बताता हूं. एक बच्चे की एग्जांपल है जब वो चलना सीखता है. ये बल्कि ये आपके उसका क्वेश्चन का जो है ना आंसर है चैलेंज एंड सपोर्ट. नॉट इनफ चैलेंज एंड टू मच सपोर्ट will make us stagnant, satisfied, and in the state of completion. ये हमें state of completion पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये too much challenge, not enough support will make us stressed out, closed, and rigid. Therefore, a right balance is required. ठीक है, इस पे अभी हम आते हैं. एक्चुअली सोचना चाह रहा हूं कि अगर आपको एग्जांपल उसकी मैं बता दूं. ओके, उस पे बाद में आते हैं. पहले जरा इसकी डेफिनेशंस पढ़ लें. तो व्हाट इज रेडीनेस? आप हर बंदा जो है वो अपनी एक ही एक्सपीरियंस से डिफरेंट लर्निंग गेन करता है. आई कांट से और आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल व्हाट इफ 10 people out of our class are not even listening to what I'm saying, are not even hearing. They are also exposed to the experience, they are going through that time, but they might not be gaining anything out of it. Some people will be 100% active and listening, no other thing, everything is being processed
maybe they are showing 100% readiness, they have a different experience. Because of the readiness, the same experience is different. Challenges, for example, क्लास में challenges, कि आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिला के बताना पड़ता है, आपको जरा कंफ्यूज करना पड़ता है, कहीं आपको नए वर्ड्स, नए तरीके उनके साथ थोड़ा सा आपके दिमाग को ट्रिगर करना पड़ता है. एट द सेम टाइम, if I do not answer your questions, which is support, you're not going to make much of the same experience. And then after that, after going through these definitions and process and be, know, do, part and inform and sara kuch, you don't even think of it. You don't even think of applying it to your life. तो इसका मतलब है कि ये experiences से कम सीखेंगे. Maybe if even one or two of you are applying, so they will have a rich experience. They are going to learn much more than what other people are learning. So readiness is कि आप इस टाइम बैठे या लाइफ में अदरवाइज भी जब सीखना चाह रहे होते हो कुछ चीज, तो कितने रेडी हो. So you can rate yourself from 1 to 10 about different skills that you want to study or learn. Now, some other things. The state of being fully prepared for something is the readiness. Willingness to do something is the readiness. How open or eager you are to learn and develop yourself. And ये तो अभी हमें बात करनी है. ये आगे हमारे सारी स्लाइड्स के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज, और मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा कि आप भी प्लीज इस चीज से निकल जाएं. स्टेट ऑफ बिकमिंग एंड स्टेट ऑफ कंप्लीशन. इफ एवर इन योर लाइफ you thought that you are at the state of completion, they will stop your development. अगर आपने जिस दिन ये समझना शुरू कर दिया कि किसी भी एरिया में, किसी भी चीज में, किसी भी स्किल रिलेटेड you know everything and there is nothing else that you want to or you can learn, that is known as state of completion. Most of the people are in most of their experiences and learning and skills and competencies, वो फौरन यहाँ पहुंच जाते हैं. स्टेट ऑफ कंप्लीशन में होते हैं हर वक्त कि मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे कौन बता सकता है, मुझे सब कुछ पता है. दिस इज द टाइम when your development is, you are dead in terms of development. But some people and everybody should always be in the state of becoming, which means you are always thinking that there are still many things that you want to learn. एक इसमें phrase use होती है, उसको जरा सोच के मुझे बताना कि आपको समझ आई है कि नहीं आई. The more you know that you don't know. इसका अगर कुछ मुझे को थोड़ा सा बताए कि क्या मतलब बन सकता है. सर सोक्रेटिस की स्टेटमेंट है ये जी, बट उसका मतलब इससे क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आपको लगता ही है कि जितना आप इल्म हासिल करते हैं ना, उतना आपको लगता है कि आप कम जानते हैं. बिकॉज हर एक जो नई लर्निंग है वो आपको एक्चुअली शर्मिंदा कर रही होती है लाइफ में. सारी जिंदगी होगी आपको ये चीज पता ही नहीं चली कि ये भी ऐसे भी हो सकता था. इफ यू आर रिफ्लेक्टिंग, अगर आप उस बात पे सोच रहे हो कभी लाइफ में, तो तब आपको वो शर्मिंदा करती है. अगर सोच नहीं रहे तो फिर आप स्टेट ऑफ कंप्लीशन में होते हैं, आप कहते हैं सारा कुछ तो आता है. सो एक्चुअली a person who wants to continuously develop or continuously be successful should always be in the state of becoming. And ये बहुत easy trap है, ये state of completion बहुत easy trap है, because this is the most comfortable trap, comfortable position. और आप फौरन ये सोचते हो कि ये ठीक है ना, बस सही है, क्या जरूरत है ये करने की कि आपको चीजें नहीं पता, बस सोच लें आपको पता है, खत्म.
So state of becoming is going to lead you to the developmental path. State of completion means your path is finished. शायद हमने पहले भी कभी बात की थी कि एक बंदा एक डेवलपमेंट प्लान पे चलता है और उसने पढ़ लिया कि for 5 years if you do something or read about something 1 hour every day for 5 years you will be an expert in that area. ठीक है, अच्छी बात है, पर जैसे ही 2, 3, 4 साल गुजरते हैं, पहले वो ये सोच रहा था कि मैं कितनी जल्दी वहां पहुंच सकता हूं एक फिनिश लाइन पे. फॉर एग्जाम्पल उसने ये सोचा कि अभी उसकी ये सिचुएशन है और उसने यहां पहुंचना है. तो शुरू के 1, 2, 3 साल उसका ये क्वेश्चन था, हाउ अर्ली व्हेन एम आई गोइंग टू रीच हियर. बट कुछ सालों बाद उसका क्वेश्चन चेंज हो जाता है और बजाय इसके कि वो ये क्वेश्चन करता है कि मैं यहां कब पहुंचूंगा, वो ये क्वेश्चन करता है अपने आप को कि मैं कितनी दूर जा सकता हूं. दिस इज द सेम थिंग विद द डेवलपमेंट. आप अपने आप को लिमिट डेवलपमेंट में नहीं कर सकते. There is always going to be a room for more development and more development. It is not possible for you or for me, for anybody to learn and do everything in this lifetime. So the question is not where you want to reach. The question is how far you can go. That is only possible if you are in the state of becoming. If you are in the state of completion, तो यही पॉइंट आपका कंप्लीशन है. आपका तो मुझे सब कुछ पता है, देयर इज नथिंग मोर दैट आई वांट और आई कैन लर्न. सो देन दिस इज योर डेवलपमेंट प्लान. ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जिसने ये सोक्रेटिस की स्टेटमेंट को ना कॉम्प्लीमेंट किया है, और उसमें ये तो हो गया ना, व्हेन यू नो नथिंग. तो इस तरह की सोक्रेटिस की स्टेटमेंट है. अफ्रीकन स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, ओनली द फूल नोज एवरीथिंग. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है. और ये पूरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फूलिशनेस, जिसको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के लिटरेचर का सेंटर पीस समझा जाता है. इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू, यू नीड टू बी फूलिश. इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर, ये नहीं है कि आप बदतमीजी शुरू कर दें, बट थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते. सो यस, फूल होने का ये मतलब इसमें नहीं है, ऑब्वियसली आप तो समझ रहे हैं, बट हम वैसे जरा क्लैरिफाई करें. फूल होने का ये मतलब नहीं है कि आप स्टूपिड हैं, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे. फूल होने का ये मतलब है कि यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. आप स्टेटस को पे नहीं रहते. यू नेवर थिंक दैट दिस इज इट एंड दिस इज एवरीथिंग दैट यू वांट और यू कुड डू. सो फूलिशनेस मींस यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. So readiness is the state of becoming. Our lives are filled with never-ending series of potentially rich development experiences. The second part. Everybody's life is full of these experiences. No matter what you do, no matter where you are. For example, same experience can lead to different things. सपोज आप 2, 4, 10 लोग एक मूवी देखने जाते हैं. आपको पता है जब लोग बाहर आते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स एक ये बात कर रहा होता है
कि फारिग मूवी थी, एक ये बात कर रहा होता है बहुत अच्छी मूवी थी, एक ये बात कर रहा होता है बस मीडियोकर थी, एक उसमें से कोई एक डायलॉग को पकड़ के बैठा होता है, एक उसमें से कोई अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट कर रहा होता है, एक उसमें से कोई और एक्सपीरियंस गेन करके आता है. द सेम एक्सपोजर gives you different learning. The problem is what you reflect. What part of the movie did you reflect? How you reflected it? What was the B part? Because कुछ लोग सो के आ जाते हैं उसमें क्योंकि रेडीनेस नहीं थी. कुछ लोग बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ लोग बोर होते हैं. तो सेम एक्सपीरियंस can lead to different outcomes, different learning, different development जो opportunities हैं. And last part, ये हमने डिस्कस कर लिया. Readiness is the sense of advantage, while experience is seeking out the opportunity that broaden or change the perspective, how you look at things. Experience जो है, that is not the time that you spend. सर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. अभी आपने मूवी का भी जिक्र किया था और जी, इससे पहले please. हमने बीन और डू वाली भी आपने वो बात सारी एक्सप्लेन की थी. जी वो जी. एक मूवी है, प्रॉब्ली इट केम 10-12 years बैक. अच्छी मूवी थी, ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी थी, एंड इट वाज मतलब रियल स्टोरी. उसका नाम है सर किंग्स स्पीच. हाँ जी, अमेरिकन. वो नहीं अमेरिका नहीं सर, ये ब्रिटिश उसने ना अच्छा जिस ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है. दो बच्चे थे जिसको उन्होंने स्टेट फेयर के लिए तैयार किया है, यूज्ड टू स्टैमर. और मूवी स्टार्ट ऐसी होती है कि बिग ऑडियंस होता है और स्टेडियम में, और उसको कहते हैं स्पीच करें, और ही कुड नॉट डिलीवर अ सिंगल वर्ड. तो ये, और उस दूसरे बेटे को तैयार करना शुरू करते हैं. ही इज नॉट विलिंग टू चेंज हिमसेल्फ. रेडीनेस वाली बात नहीं होती उसमें. तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, लेकिन उसमें ये बड़ा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा अगर कोई ये सब देखे ना सर. बिल्कुल बिल्कुल. रेडीनेस का कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों को प्रिपेयर तो करने के लिए तैयार है. सो अगेन एक्सपीरियंसेस कि कितना आप उससे फायदा उठाते हो, उस एक्सपीरियंस से अपॉर्चुनिटी कितनी लेते हो, जो आपको वाकई आपका पर्सपेक्टिव चीजों के बारे में चेंज करता है या नहीं करता. एंड द मोर रेडी वी आर, द मोर वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम व्हाट लाइफ ऑफर्स. सो सबसे पहले आपको अपनी रेडीनेस जो है उस पे तो काम करना ही है. एवरीबडी हैज गॉट द एक्सपीरियंसेस, बट कितना को रेडी था उनसे फायदा उठाने के लिए, कितना को रेडी नहीं था उनसे फायदा उठाने के लिए. कोविड सिचुएशन में देख लें कितने लोगों ने इसी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया और कितने लोगों ने फायदा नहीं उठाया. तो हो सकता है कि रेडीनेस तो नहीं थी, ऑब्वियसली सडन था, बट मे बी दिस वाज अ रेडीनेस. इट मेड सम पीपल पुअर, इट मेड सम पीपल बिलियनियर्स. जिसने वैक्सीन बनाई है ओवरनाइट उसको ऑर्डर इतने आए हैं कि वो बिलियनियर बन गया, कोई उसको जरूरत नहीं पड़ी. At the same time, some people lost their jobs who were not ready. कुछ तैयार नहीं थे. The same experience और exposure, दो different learning outcomes. And experience के बारे में भी एक problem है कि even if you have the highest readiness level, the experience do not come at your doorstep. ऐसे नहीं हो सकता कि एक्सपीरियंस भी आपको खुद ही मिल जाए. जिस तरह हमने अभी बात की कि सबको एक्सपीरियंसेस होते हैं, यस, बट एक्सपीरियंसेस के लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ता है, बिकॉज एक्सपीरियंसेस कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, एंड नॉट ऑल एक्सपीरियंसेस आर रिच फॉर डेवलपमेंट पोटेंशियल. नॉट ऑल ऑफ देम. दे कैन बी फॉर्मल, दे कैन बी इनफॉर्मल, they can be public, they can be private, they can be planned, they can be unplanned. लाइफ में एक्चुअली यही सारी चीजें हो रही होती हैं.
ऑल शेप्स ऑल साइजेस। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा इशू क्या होता है? हम जब भी ये प्रॉब्लम या चैलेंज आता है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये दुआ और विश करें कि चैलेंजेस कम से कम हो जाएं, प्रॉब्लम्स कम से कम हो जाएं। वी आर ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग कि हम प्रॉब्लम्स कम कर लें, लेकिन हम एक्चुअली स्ट्रगल पता क्या होनी चाहिए कि आपके पास सॉल्यूशंस ज्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक बंदे ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। तो उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पास आइडियाज की कमी है जिससे तुम पैसे बना सकते हो। बिकॉज जिसके पास ये आइडिया है पैसे कैसे बनाना है, वो तो बना रहा है। तुम बनाना चाहते हो लेकिन तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे ना होना तो कोई मसला नहीं है, पैसे तो इकोनॉमी में है, पीपल आर रेडी टू पे, पीपल आर ऑलरेडी पेइंग। यू डू नॉट हैव दिस आइडिया कि कैसे पैसा बनाना है। इसी तरह प्रॉब्लम्स के साथ हम समझते हैं प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स कभी भी कम नहीं होंगी और ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी। इट इज यू हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर बिकमिंग बेटर, कि वो आपको वो वाली प्रॉब्लम्स लगे ही ना। सो एक्सपीरियंसेस हर तरह आपको मिल रहे होते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर रिच इन डेवलपमेंटल प्लान्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पब्लिक, प्राइवेट, प्लान्ड, अनप्लान्ड, हर चीज हर बंदे के साथ हो सकती है। तो आपको हर एक्सपीरियंस से सीखना है। आपको कोई अलहदा से डेवलपमेंट के लिए एक्सपीरियंसेस के लिए क्लास नहीं कराएगा कि ये एक्सपीरियंस हुआ है एंड प्लीज बताएं कि आपने इससे क्या सीखा है। तो एक्सपीरियंस के बारे में ये है। नेक्स्ट टाइम आई वांट कि आप थोड़ा सा इस पे सोच के आएं और मेरी हेल्प भी करें साथ। इसको मेरा ख्याल यही करते हैं, इसको खत्म करते हैं, अटेंडेंस में ले लूं। एंड इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो प्लीज बताएं।